लेकिन अगर आपको बोला कि एक पानी की बूंद जो 10 साल तक एक बड़े से पत्थर के ऊपर गिर रही है, अगर वो गिरती रही और कंसिस्टेंसी के साथ उसने काम किया तो बड़े से बड़े पत्थर को भी वो ब्रेक कर सकती है, तोड़ सकती है। इसका मतलब ताकत उस बूंद में नहीं है, ताकत कंसिस्टेंसी के अंदर। तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम देखेंगे एमएसटी सीईटी बायोलॉजी 45 डेज प्लान। एमएसटी सीईटी 2023 आने वाली एग्जाम के अंदर अगर आप अच्छा परसेंटाइल लाना चाहते हो तो बायोलॉजी के अंदर आपकी कौन सी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे आप कम समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले सकते हो। देखो, एमएसटी सीईटी के अंदर अच्छे मार्क्स लाना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, मतलब हो सकता है, लेकिन उसके लिए जो करना पड़ेगा वो करना ही पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो का एक एक मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये आपके लाइफ डिसाइड कर सकता है। क्योंकि अगर ये वीडियो आपने लास्ट तक देखा और थोड़ा बहुत भी अगर आपको परसेंटाइल बढ़ गया तो उससे आपका कॉलेज के अंदर सिलेक्शन हो सकता है और वो कॉलेज डेफिनेटली आपकी लाइफ बढ़ा सकता है, बना सकता है। तो इसीलिए मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ये वीडियो को प्लीज़ यार लास्ट तक देखना, क्योंकि अगर आप चाहते हो, आपका सपना है कि एमएसटी सीईटी में अच्छे परसेंटाइल लाना है तो ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना 45 डेज का प्लान। क्योंकि आपको पता है अभी हमारा जो ये महीना है, मार्च महीना अभी एंडिंग में है, उसके साथ ही साथ अगला महीना जो हमारे पास आता है अप्रैल और मई में हमारी एग्जाम है। तो 45 डेज का एक मास्टर प्लान, बायोलॉजी में आपको कौन सी मिस्टेक्स है वो अवॉइड करनी है और क्या करना पड़ेगा वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। उसके साथ ही साथ एक परफेक्ट टाइम टेबल भी आपको दूंगा। सो मैं इस वीडियो के अंदर जो बायोलॉजी में स्ट्रैटेजी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वही स्ट्रैटेजी आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपके मैथ के अंदर भी यूज कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले आपके पास टाइम कितना बचा है वो देख लेते हैं, ठीक है। सो टाइम अगर बात करें तो अप्रैल महीना है, तो मार्च का महीना है, तो वहां पे आप कौन से दिन ये वीडियो देख रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन हम कंसिडर कर रहे हैं कि आपका पूरा अप्रैल, उसके साथ साथ हमारा मई, राइट, यस। तो अगर पीसीबी आपकी एग्जाम है तो बायोलॉजी के पेपर को आपको अप्रैल मंथ मिलता है जिसके अंदर 30 डेज है। उसके साथ ही साथ आपको जो है वो मई महीना मिलता है जिसके अंदर 15 डेज है। मतलब अगर टोटल कैलकुलेशन करें तो हमारे पास नियर अबाउट कंप्लीट कितने हैं, 45 डेज है। तो ये 45 डेज में हम कैसे एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं वो हमें समझना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? यस। तो अभी आपको टाइम पता चल गया है कि हमारे पास 45 डेज है। जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास सिलेबस की अगर बात करें तो जो क्लास 12 के चैप्टर्स है वो देख लेते हैं। वो है 15 चैप्टर्स टोटल, और इसके साथ ही साथ सामने मैंने इसका वेटेज भी लिख दिया है। समझ में आया? यस। सो अपने को 12 के कितने चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे? 15 चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। कितने? 15 चैप्टर्स हमको पढ़ने पड़ेंगे। तो ये 15 चैप्टर्स में से अगर चैप्टर नंबर 15 जो देखेंगे लास्ट वाला चैप्टर वो 1 मार्क का है, चैप्टर नंबर 14 2 मार्क का है और चैप्टर नंबर 13 2 मार्क का है। मतलब ये जो 3 चैप्टर है वो 2-2 मार्क के हैं, 1 मार्क का है। तो इसके ऊपर हम उसको निगलेक्ट भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ओवरऑल देखो, 15 चैप्टर्स हमको 12 के पढ़ने हैं, उसके साथ ही साथ जो क्लास 11th है उसके हमको 4 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। तो ये हमारे 4 चैप्टर है। सबसे पहला चैप्टर है बायोमोलिक्यूल, उसके साथ साथ रेस्पिरेशन, एनर्जी ट्रांसफर, देन ह्यूमन न्यूट्रिशन, उसके बाद है एक्सक्रेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। तो ये 4 चैप्टर है अपने को 11th के, और 12th के है 15 चैप्टर है। मतलब टोटल 19 चैप्टर्स हमको पढ़ने पड़ेंगे विद इन 45 डेज। और पढ़ने के साथ ही साथ एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, वो सारी चीजें। अब ये हमको ओवरऑल मैंने आपको बता दिया। अब करना क्या है वो भी बताऊंगा। उसके पहले एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने क्लास लगाया है या फिर नहीं, ऑफलाइन क्लास या फिर ऑनलाइन क्लास, कोई भी। क्योंकि देखो, अगर कोई इंसान फॉर एग्जाम्पल करना चाहता है कुछ, तो जो ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन क्लास अगर उसने लगा लिया तो उसको उठाकर इस जगह पे ले जाया जाता है, मतलब उसको मंजिल को हासिल करने के लिए मदद किया जाता है। तो अगर आप वीक हो, आप एवरेज हो, तो मुझे लगता है आपको सेल्फ स्टडी नहीं करनी चाहिए, आपको ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन अगर आप स्ट्रांग हो, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, तो डेफिनेटली आप वो कर सकते हो, ठीक है। तो यस, सो हमारे पास 19 चैप्टर्स है और 45 डेज है। तो देखो, सबसे पहले थियोरी की बात करते हैं। ओके, तो थियोरी की अगर बात करें तो मुझे आप बताइए, क्लास 12 का आपने पढ़ाई किया है या फिर नहीं किया है? तो आप बोलोगे सर मैंने पढ़ाई किया है, कुछ चैप्टर्स किए थे, कुछ नहीं किए थे। और 11th का तो देखो, 11th का हमने ज़्यादातर मैक्सिमम स्टूडेंट ने ज़्यादा पढ़ा नहीं होगा। तो ये जो 4 चैप्टर्स है वो तो आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे, ये 4 चैप्टर्स में कंप्लीट करने पड़ेंगे, ठीक है। इसके अंदर कुछ आपके पास बैकअप नहीं है। लेकिन जो 15 चैप्टर क्लास 12 के है, अभी अभी आपकी क्लास 12 की एग्जाम हुई है, तो इसके अंदर जो 15 चैप्टर्स है
कुछ चैप्टर्स आपके बहुत अच्छे से हुए होंगे, मतलब कुछ चैप्टर्स आपको बहुत इजी लगते होंगे, कुछ चैप्टर आपके एवरेज पढ़ा के हो गए होंगे और कुछ चैप्टर आपको हार्ड लग रहे होंगे। ठीक है, सो मेरे हिसाब से नियर अबाउट 5 ऐसे चैप्टर्स रहेंगे, 4-5 चैप्टर्स जो आपको हार्ड है, बाकी का पढ़ाई तो आपका ऑलरेडी हो चुका है। तो मतलब जितना हमको 19 चैप्टर्स पढ़ने थे, 19 में से इजी अगर चैप्टर निकाले 5 और एवरेज में से अगर 5-5 निकालेंगे, ओके, तो 10 चैप्टर तो हो गए। मतलब सिमिलरली अगर इसके माइनस करेंगे 10 चैप्टर तो हमारा सिर्फ 9 चैप्टर बचता है, और इस 9 चैप्टर में 4 चैप्टर आपके रहेंगे 11th के, और उसके साथ ही साथ आपके जो 12th के रहेंगे 5 चैप्टर। मतलब हमको पढ़ने कितने, सिर्फ 10 चैप्टर। अगर प्रैक्टिकली बात करूं तो अगर आपने क्लास 12th में अच्छा पढ़ाई किया है तो, ठीक है, तो ये एक 19 चैप्टर में से ज़्यादा चैप्टर्स आपको सिर्फ रिवाइज करने हैं, सिर्फ आपको उसके ऊपर ओवरलुक करना है, क्योंकि आपने क्लास 12th में अच्छे से उसको पढ़ा है। समझ में आ रहा है? तो मतलब ये जो हमारे 45 डेज है उसके अंदर आपको 19 चैप्टर नहीं करने पड़ेंगे। अगर आपने ऑलरेडी पहले सब कुछ किया है तो आपको सिर्फ कुछ चैप्टर रिवाइज करने पड़ेंगे और कुछ के ऊपर आपको पर्सनली ध्यान देना पड़ेगा। तो ये बात समझ लो, समझ में आ गया? यस। तो अभी जैसे कि बोर्ड एग्जाम में थियरी इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही आपको सीईटी में क्या इंपॉर्टेंट होता है, कंसेप्ट्स और शॉर्ट नोट्स। जो आप कंसेप्ट्स पढ़ते हो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और उसके आपको बनाने हैं शॉर्ट नोट्स। यहाँ पे थियरी का कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है। आपको क्या आता है, कितना आता है, कैसे कंसेप्ट्स आपको पता है, घुमा फिरा के सवाल आया तो आप कैसे उसको टैकल कर सकते हो, दैट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो आपको कंसेप्ट के ऊपर फोकस करना है। क्या करना है? कंसेप्ट के ऊपर फोकस करना है और शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो देखो शॉर्ट नोट्स कैसे होते हैं सर, तो आप देख सकते हो यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 का हमारा ये शॉर्ट नोट्स हमने बनाया है, जो हम संघर्ष बैच के अंदर स्टूडेंट्स को देते हैं। तो अगर हम देखेंगे इसके अंदर, तो आप देखो जेनेटिक कोड क्या होता है, डीएनए किससे बनता है, न्यूक्लियोटाइड से बनता है। नाइट्रोजन बेसेस के 2 होते हैं, प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स। जो डबल रिंग स्ट्रक्चर है वो प्यूरिन एंड पिरामिडिन है। जो प्यूरिन एंड पिरामिडिन है साइड में लास्ट में उसका 9 आता है, इसलिए वो प्यूरिन्स में अंदर आते हैं। ऐसे ट्रिक्स हम प्रोवाइड करते हैं। तो आप ये देख सकते हो, इसको बोला जाता है शॉर्ट नोट्स। ऐसे शॉर्ट नोट्स आपको कंप्लीट बायोलॉजी के होनी चाहिए आपके पास, ताकि आप उसको रिवाइज कर सको, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी थियरी होगी उतने अच्छे आप एमसीक्यू को सॉल्व कर पाओगे। अगर आपके थियरी कमजोर है तो एमसीक्यू आपके रॉन्ग हो जाएंगे। केमिस्ट्री सीईटी के अंदर आपको पता है निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कोई भी सॉल्व कर सकता है, लेकिन सॉल्व करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छे मतलब जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसका आंसर 100% राइट आना चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए थियरी के ऊपर ज़्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा। ये कुछ आप नोट्स देख सकते हो, ऐसे शॉर्ट नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे, कंसेप्ट के नोट्स जो है आपको बनाने पड़ेंगे। नेक्स्ट में जो बोर्ड का बुक है, जब आप पढ़ते हो कंसेप्ट मतलब सर क्या, समझ में नहीं आ रहा कंसेप्ट मतलब, तो देखो आपके बोर्ड के बुक्स के अंदर चार्ट्स है, चार्ट्स, ठीक है। सो वो जो चार्ट्स है ना, कम से कम मिनिमम या फिर मैक्सिमम 10 से 15, ठीक है, 10 से 15 चार्ट्स आपके जो है 10 से 15 चार्ट्स आपके क्लास 12 के किताब में मिल जाएंगे, आपके क्लास 12 के बोर्ड बुक्स में मिल जाएंगे। नियर अबाउट 10 से 15 ऐसे चार्ट्स है जो आपको यहाँ पे किताब के अंदर मिल जाएंगे। हो सकता है 20 तक भी हो, लेकिन वो चार्ट्स अगर आपने याद कर लिए तो समझ जाओ कि उसमें से 10 सवाल आपको उस चार्ट में से आने वाले हैं। 10 सवाल, ठीक है, समझ में आ रहा है? 10 सवाल। तो चार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी में। उसके बाद डू यू नो सेक्शन होता है आपके। अगर आपने स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक अगर देखी तो उसके अंदर डू यू नो सेक्शन होता है। तो आपको पता है आपका जो सिलेबस दिया गया आपकी बुक्स है, तो उसके अंदर एक चार्ट्स होते हैं डू यू नो वाला, तो उसके ऊपर हम फोकस नहीं करते। आपको लगता है कि वो आउट ऑफ सिलेबस है या फिर उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ता, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपको पता है सवाल थ्योरी के ऊपर आते हैं, लेकिन सीईटी में उस चार्ट के ऊपर से भी सवाल आते हैं, क्योंकि इस चार्ट के अंदर इंफॉर्मेशन होती है इंपॉर्टेंट। तो इसलिए वो डू यू नो सेक्शन सब करके जाना है। उसमें से भी आपको 10 मिनिमम 5 से 10 सवाल आपको उसके से अंदर से आएंगे। उसके बाद होते हैं बॉक्सेस। ओके, सो बॉक्सेस, ये चार्ट्स और बॉक्सेस सिमिलर है, तो ये बॉक्सेस भी आपको मिलेंगे आपके बोर्ड्स के बुक के अंदर, वो भी आपको याद करके जाना है। उसके बाद एग्जाम्पल्स, कोई भी फिनोमिनन है तो उसका एग्जाम्पल क्या है, ईपी हाइड्रोफिली का एग्जाम्पल क्या है। ओके, उसके साथ ही साथ अगर हम देखेंगे तो अलग अलग ऐसे एग्जाम्पल्स आपको हर एक चैप्टर के अंदर मिल जाएंगे कि ये उसका एग्जाम्पल है, ये उसका एग्जाम्पल है, ये इसके अंदर होता है, तो वो सब आपको याद होना चाहिए। अगर आप चाहते हो सीईटी में अच्छा स्कोर करना तो इसको आपको याद करना चाहिए। याद कर लो, इसको रट लो, ठीक है, समझ में आ रहा है? याद करना है, पूरा रट लेना है। देखो ये 45 डेज आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर आप आपके लाइफ के अगले 45 ईयर्स को अच्छा अगर बनाना चाहते हो तो ये 45 डेज आपको मेहनत करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? यस। तो याद करना है, पूरा रट लेना है, किसी भी हालात में हमें उसको याद करना चाहिए और करना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए है। नेक्स्ट में देखो, जब थ्योरी पूरा आपका हो जाएगा ना, उसके बाद आता है हमारा प्लान बी, जो कि है हमारा एमसीक्यू प्रैक्टिस। उसके बाद आपको क्या करना है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है।
अब ये एमसीक्यू की प्रैक्टिस सर कैसे करेंगे? तो आप चैप्टर वाइज एमसीक्यू कर सकते हो, चैप्टर वाइज एमसीक्यू होते हैं। अब एमसीक्यू में भी आपके इजी होते हैं, देन एडवांस होते हैं और पीवाईक्यू होते हैं। पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले साल में पूछे गए। तो उसके बाद आपको पीवाईक्यू क्वेश्चंस कर लेने हैं। अब इसके लिए आप कौन सी भी बुक यूज कर सकते हो, कौन से भी मतलब कौन से भी पब्लिकेशन की, हर एक पब्लिकेशन की अच्छी बुक आती है, लेकिन उस बुक के अंदर जो सवाल दिए गए हैं उसका जो आंसर है उसका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैक्सिमम होने चाहिए, और वो बुक को आप रीड करो, अगर आपको समझ में आता है, आपको इजी लगता है, तभी उसको परचेस करो। तो ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है किसी भी बुक को परचेस करते वक्त। उसके साथ अब पीवाईक्यू करने के बाद आपको वहां पे टेस्ट भी होते हैं वो बुक्स के अंदर, मतलब ये जो तीनों पार्ट्स है आपके, वो एक बुक कवर करेगी जो अच्छी आप लोगे फॉर एमएसटी सीटी 2023 प्रिपरेशन, और मुझे लगता है ले भी ली होगी। नेक्स्ट में अब ये सब करते वक्त आपकी होंगी मिस्टेक्स, क्या होंगी? मिस्टेक्स होंगी, ठीक है, गलतियां होंगी, और गलतियां होनी भी चाहिए, और 100% होगी, 200% होगी। तो वो जो मिस्टेक है ना उसको आपको आइडेंटिफाई करना है और उसका एक बुक बनाना है, नोटबुक आपको बनाना है एक 100 पेज का। अब हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको एक नोटबुक बनाना है, आपकी जो मिस्टेक्स होती है वो आपको उस बुक के अंदर आइडेंटिफाई करना है, उसको लिखना है कि कहाँ पे मिस्टेक्स हुई है, कौन सा सवाल हमने गलत कर दिया है। तो ये मिस्टेक्स ज़्यादा नहीं होती, अगर समझ आपका चैप्टर फर्स्ट है, उसके ऊपर आपने अगर 100 सवाल अगर सॉल्व किए तो उसमें से मिनिमम 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होता है, जहाँ पे आपकी मिस्टेक हुई होती है, जहाँ पे आपको वहाँ पे वो समझता नहीं है, तो उसके आपको बुक बनाना है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट जो होंगे जहाँ पे आपकी गलतियाँ होती है वो सभी इस नोटबुक के अंदर कवर हो रहे होंगे, और ये आप 100% समझेगा आपको। जब लास्ट में एग्जाम देने आप जाओगे तो मिस्टेक बुक जो है वही आप रिवाइज करके जाओगे। उसके साथ ही साथ जो हमने नोट्स बनाया है थ्योरी का, इधर मैंने आपको बोला था थ्योरी के शॉर्ट नोट बनाने हैं, ये नोट्स भी आपको काम आएंगे रिवीजन के लिए। समझ में आ रहा है? तो ये सब आपको करना है, और मुझे पता है कि आपने अगर क्लास 12 का अच्छा पढ़ाई किया है तो नियर अबाउट 50% काम तो आपका पहले ही हो गया है। नेक्स्ट में अगर देखेंगे टाइम टेबल, सर कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा, कितने आवर तक पढ़ना पड़ेगा, तो देखो टाइम टेबल की जब हम बात करते हैं तो बायोलॉजी को अगर आप अभी आपका तो आपको पता है कि स्कूल नहीं है, आपका कुछ भी नहीं है, आप फ्री हो, अगर आपने क्लासेस लगाए हैं ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन तो उसको टाइम आप देखो, वो टाइम निकालने के बाद मिनिमम आपको मिनिमम बात कर रहा हूँ मैं, मिनिमम आपको 2 आवर्स अपने पढ़ाई को देने हैं बायोलॉजी को। ओके, एक सब्जेक्ट को बायोलॉजी को देने पड़ेंगे 2 आवर्स। यही स्ट्रेटेजी आप हर एक सब्जेक्ट के साथ लगा सकते हो। अब ये 2 आवर्स जब आप दोगे डेली, ओके, कंसिस्टेंसी के साथ और डेली देने पड़ेंगे, ये ध्यान में रखना। इनटू अगर 45 डेज जो हमारे पास है उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 90 आवर्स और नियर अबाउट 10 आवर जब हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, जब हमारी एग्जाम पास आएंगी तो नियर अबाउट 100 आवर्स की प्रैक्टिस हमारी हो जाएंगी। इसके लिए सिर्फ बायोलॉजी के लिए अकेले बायोलॉजी के लिए हमारी 100 आवर्स की प्रैक्टिस हो जाएंगी, और मुझे लगता है वो बेस्ट है, सफिशिएंट है। समझ में आ रहा है? हाँ, अब तक जो आपने पढ़ा है, देखो आप कितना पढ़ते हो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप कैसा पढ़ते हो, कितना स्मार्ट वे में पढ़ते हो, कितना ज़्यादा आप रिमेंबर कर पाते हो। तो रिकॉलिंग करते रहना है, रिमेंबर करते रहना है। 3 चीज़ें आपको याद करनी है, चार्ट, बॉक्सेस, एग्जाम्पल, डू यू नो सेक्शन, ये पूरा आपका पार्ट होना चाहिए, रट लो इसको। नेक्स्ट में अगर हम देखेंगे तो ये आपको समझ लेना है, अगले 45 डेज आपको सिर्फ सीईटी और सीईटी ही दिखना चाहिए, बाकी सब डिस्ट्रैक्शंस को हटा दो, मोबाइल, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, सब कुछ, ठीक है, कुछ भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट में अगर हम देखेंगे कंप्लीट पीवाईक्यू बुक, अब देखो जो एमसीक्यू होते हैं या फिर जो पीवाईक्यू के बुक्स होते हैं उसको कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट करना, जब आप उस बुक को कंप्लीट करोगे तो एक कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं मैंने ये बुक को कंप्लीट किया है, ठीक है। तो बुक को आपको वो कंप्लीट करना है, मेक श्योर, ध्यान में रखना कुछ भी हो जाए वो बुक्स को हमको कंप्लीट करना है, ये आपको खुद से एक चैलेंज बनाना है। नेक्स्ट में जो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन में भी आपका जो पेपर होता है सीईटी का, सीईटी के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं वो भी कुछ उसके अंदर हार्ड क्वेश्चन होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं, कुछ इजी होते हैं। तो जो आपका एमसीक्यू का बुक है, ठीक है, एमसीक्यू का जो आपका बुक है, आपको क्या करना है, उस एमसीक्यू के बुक में जब आप सॉल्व कर रहे हो और यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन होता है, उसके यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, तो जो आपको हार्ड लग रहा है उसको स्टार बना दो, जो आपको हार्ड लग रहा है उसको स्टार बना दो। तो आप क्या करोगे, वो आप नेक्स्ट रीडिंग में जब आप क्वेश्चन बुक को देखोगे तब जो हार्ड वाले हैं उसके ऊपर ही फोकस करोगे, उसको ही देखते देखते आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपके एमसीक्यू बुक के अंदर आपकी रिविजन्स हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, रिविजन्स हो जाएंगी। तो इस तरीके से अगर हमने देखा तो आप कंसिस्टेंसी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, अगर आपको पूछा जाए कि एक छोटी सी पानी की बूंद क्या पत्थर को तोड़ सकती है, पत्थर को चीर सकती है, तो आपका आंसर होगा नहीं, नहीं चीर सकती। लेकिन अगर आपको
बोला कि एक पानी की बूंद जो 10 साल तक एक बड़े से पत्थर के ऊपर गिर रही है, अगर वो गिरती रही और कंसिस्टेंसी के साथ उसने काम किया तो बड़े से बड़े पत्थर को भी वो ब्रेक कर सकती है, तोड़ सकती है। इसका मतलब ताकत उस बूंद में नहीं है, ताकत कंसिस्टेंसी के अंदर। ओके, जितना आप कंसिस्टेंसी के साथ चीज़ों को करोगे उतना ज़्यादा आपको उसके अंदर रिजल्ट दिख जाएगा। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कंसिस्टेंसी, और वो आपको करनी होगी पढ़ाई के अंदर और इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के लिए। मुझे आप ये बताइए कि ये स्ट्रैटेजी आपको कैसे लगा, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प हुआ होगा तो प्लीज़ एक कमेंट मेरे लिए कर दीजिए, हमारी टीम के लिए कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि हमारा जो एनर्जी है और आपके लिए वीडियो बनाने का जो ताकत है वो और बढ़ जाएंगी और हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। इसी के साथ ही साथ ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसका फायदा हो सके। इसी के साथ ही साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।